चलिए आज आप लोगों का फिर से क्लास 10 के हिस्ट्री का चैप्टर 2 का एक नया टॉपिक कलकत्ता विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा का प्रसार। ठीक है, ये टॉपिक है आप लोगों के चैप्टर 2 में। इसके पहले जितने भी टॉपिक थे चैप्टर 2 के मैंने वो वीडियोज़ अपलोड कर दिया है, आप लोग पहले की वीडियोज़ देख लीजिए। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना कैसे हुई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना का बैकग्राउंड जो था वो बताऊंगा, इसके बारे में टोटल एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही साथ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस माध्यमिक में आ सकते हैं वो क्वेश्चन आंसर भी डिस्क्रिप्शन में PDF में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों के माध्यमिक के लिए हिंदी व्याकरण का जो टोटल सिलेबस है वो मैंने अपलोड कर दिया है। फिर जाकर आगे माध्यमिक का मैं विभिन्न सब्जेक्ट्स का सजेशन भी अपलोड कर दूंगा। फिर जाकर क्लास 11-12 HS के जो हैं आर्ट्स पढ़ने वाले उन लोगों के लिए सजेशन वगैरह अपलोड करूंगा। और साथ ही साथ क्लास 11-12 का जो लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ वीडियोज़ अपलोड हैं हमारे चैनल में, तो आपको जो ज़रूरत पड़े देख लीजिए। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं थोड़ा डीपली आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि हिंदी किताबों में आप लोगों की जो हिंदी किताबें हैं इतिहास की, तो हिंदी किताबों में मैंने देखा कि वो ठीक तरीके से टू दी पॉइंट जो क्वेश्चन आता है या आना चाहिए एग्ज़ाम में, उस तरीके का आंसर लायक लिखा हुआ नहीं है। टॉपिक कुछ है और थोड़ा इधर उधर करके लिख दिया गया है। ठीक है, तो मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा और क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी ये पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके शासनकाल के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि उससे रिलेशन है कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना का। हम लोग जानते हैं कि 1757 ईस्वी से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी केवल, ठीक है, उसने भारत पर कब्जा करना स्टार्ट किया 1757 से। तो ऑफिशियली कब्जा नहीं किया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल को पीछे से वो लोग कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, तो एक तरह से समझ लिए बंगाल पर उनका कब्जा ही हो गया। तो वहाँ से लेकर अगले 100 साल तक, 1757 से लेकर 1857 तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही भारत में शासन रहा, इंग्लैंड की सरकार का नहीं रहा। ठीक है, 1857 के बाद 1858 में इंग्लैंड की सरकार ने, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने यहाँ के शासन को, भारतवर्ष के शासन को कंपनी से छीनकर अपने हाथ में ले लिया। तब से भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में आ गया भारत का शासन। तो शुरुआती दौर में जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना कब्जा जमा रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो उस समय आपका मैंने बताया पहले के वीडियोज़ में कि शिक्षा दीक्षा के बारे में क्या क्या हुआ शुरुआती दौर में, किस शिक्षा को वैल्यू दिया गया, क्या क्या किया गया। तो पहले के वीडियोज आप लोग देख लीजिए। आज हम लोग थोड़ा सा बाद का शुरुआती चरण जो था 1757 से मान लीजिए 1835 तक, 1835 तक का मैंने कवर किया है। मैकाले मिनट्स, प्राच्य पाश्चात्य विवाद एक टॉपिक है, वो भी मैंने कवर किया, उसमें आप सब देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 1835 के बाद जब मैकाले मिनट्स पास हुआ, तो मैकाले मिनट्स पास होने के बाद भारत में इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, ये सब शुरू हुआ। तो शिक्षा दीक्षा जो थी वो प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल तक ही ज़्यादा फैला हुआ था। हायर एजुकेशन जो थे वो उसकी सुविधा भारत में नहीं थी। ठीक है, तो आगे जाकर लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। तो गवर्नर जनरल मतलब क्या होता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी यहाँ पर भारत में, तो कोई एक व्यक्ति होगा बॉस, जिसके कहने पे पूरा शासन चलेगा, जिसके हाथ में शासन की पूरी शक्ति होगी। जैसे भी हमारे देश में नाम मात्र का कहेंगे तो भारत का राष्ट्रपति है, देश का बॉस है, प्रधान है। ठीक है, उन्हीं के हाथों में पूरे शासन की शक्ति है, लेकिन नाम मात्र का। लेकिन लॉर्ड डलहौजी मतलब गवर्नर जनरल जो होता था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो वास्तविक शासक होता था, वही समझ लीजिए देश का शासन करता था। तो लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल बनकर आए तो उनके टाइम में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई। जैसे वो आगे मैं कवर करूँगा 3rd चैप्टर में, जो बुरी चीज़ें थी। अच्छी चीज़ों में जैसे आपका रेलवे की स्थापना, भारत में रेल लाइन बिछना, वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था, उन्होंने ही करवाया था। ठीक है, साथ ही साथ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी सोच की शुरुआत हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई तो लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल नहीं रहे, उस समय लॉर्ड कैनिंग आ गए। तो लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल थे तो उसी समय एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब कि इंग्लैंड की सरकार
कंपनी को कंट्रोल में रखने के लिए कि कंपनी यहाँ मनमानी ज़्यादा कुछ ना करे, उस पर कंट्रोल रखने के लिए, उसके शासन की देख रेख करने के लिए, उसके हरकतों की देख रेख करने के लिए आपका इंग्लैंड की सरकार एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक कमेटी बना कर रखी हुई थी। ठीक है, नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना, कंट्रोल करने वालों का बोर्ड मतलब कई लोगों का एक टीम। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आपका 1854 में, उस समय 1854 डेट याद रखिएगा, उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे आपका सर चार्ल्स वुड। तो चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट, मतलब और भी मेंबर थे, लेकिन सारे मेंबर लोगों में जो एक बॉस होगा जिसके कहने पर वो बोर्ड कोई भी फैसला लेगा, तो उसको कहते हैं प्रेसिडेंट या अध्यक्ष। ठीक है, तो चार्ल्स वुड जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने अपने टाइम में, मतलब शायद 1853 में, उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखकर उन्होंने भारत में शिक्षा दीक्षा के प्रचार, बहुत सारी बातें थी उसमें, लेकिन उसमें से कुछ बातें मैं बता रहा हूँ कि भारत में शिक्षा दीक्षा का प्रसार जो हो अंग्रेजी माध्यम से किया जाए, इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। फिर उन्होंने कहा कि जितने प्रेसिडेंसी हैं भारत में, मतलब अभी जैसे राज्य होते हैं हमारे भारतवर्ष में, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उस समय क्या होता था? प्रेसिडेंसी होता था। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, आपका बम्बई प्रेसिडेंसी, एक एक प्रेसिडेंसी थे और बहुत बड़े होते थे। अभी जैसे 2 राज्य जो हैं, समझो उस समय एक प्रेसिडेंसी होता था, 2-3 राज्य मिलाकर एक प्रेसिडेंसी होता था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जितने भी प्रेसिडेंसी हैं, सारे प्रेसिडेंसीज में आपका एक एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, तभी शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार ठीक तरीके से होगा। और भी था सजेशन उनका, तो वो आप लोग जो है जो बता दे रहा हूँ उसमें जाकर पढ़ लीजिएगा। तो ये जो सजेशन उन्होंने दिया लॉर्ड डलहौजी को, तो इसको कहा जाता है वुड्स डिस्पैच। चूँकि चार्ल्स वुड ने ये सजेशन दिया था, इसलिए इसका नाम है वुड्स डिस्पैच। अब डिस्पैच का मतलब क्या होता है? ये इंग्लिश वर्ड है DESPATCH। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को भेजना कहीं पर, या किसी व्यक्ति को या किसी सामान वगैरह को कहीं भेजना। तो वुड्स ने जो लेटर भेजा था, ठीक है, इसलिए इस चीज़ को कहा जाता है वुड्स डिस्पैच। तो ये 1854 में लेटर भेजा था वुड्स ने लॉर्ड डलहौजी को। तो वुड्स डिस्पैच के सजेशन के हिसाब से लॉर्ड डलहौजी ने, मतलब वो सजेशन को एक्सेप्ट किया, और उसी सजेशन के आधार पर आगे जाकर 1857 ईस्वी में एक कानून पास किया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के द्वारा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम या इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, तो उसी कानून के तहत, अब इसका नाम क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, मतलब विश्वविद्यालय से रिलेटेड कानून। तो इसका मतलब इसमें विश्वविद्यालय से रिलेटेड बातें ही होंगी। तो इसी कानून के आधार पर गवर्नमेंट ने, कंपनी सरकार ने डिसाइड किया कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये जो तीनों प्रेसिडेंसी है, तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। तो इसी कानून के आधार पर 1857 में एक ही साल में 3 प्रेसिडेंसी में 3 यूनिवर्सिटी स्थापित हुए, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय, जिसमें से फर्स्ट था आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय। 24 जनवरी 1857 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय और बम्बई मद्रास का हटा दीजिए, टॉपिक है हमारा कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई, तो इसकी स्थापना के बाद से जो हायर एजुकेशन का लेवल था इंडिया में, वो काफ़ी फैला, लेकिन थोड़ा समय लगा। स्थापना के साथ साथ नहीं हुआ, थोड़ा समय लगा। आपका 50-60 साल, अगले 50-60 साल के अंदर कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने के थ्रू से कि हायर एजुकेशन लेने वालों के लोगों की संख्या बढ़ी, लोगों का रुझान बढ़ा हायर एजुकेशन लेने का। ठीक है, और आगे जाके जब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें पढ़ने लगे तो उनका देखा देखी और भी पढ़ें, तो इस तरीके से हायर एजुकेशन की लेने वालों की संख्या भारतवर्ष में बढ़ने लगी, और एक से एक ज्वेल, एक से एक रत्न भारतवर्ष में पैदा हुए। भारतवर्ष के कुछ ऐसे नाम भी हैं जो इसी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किए थे, यहीं से पढ़कर निकले थे, जो भारतवर्ष के लिए एक महान विभूति माने जाते हैं। तो इस तरीके से कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो थी वो उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार का समझ लीजिए उसने एक दरवाज़ा खोल दिया था, यहाँ से शुरुआत हुई। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से, वो होगा कि भारतवर्ष में उच्च शिक्षा के प्रसार में कलकत्ता विश्वविद्यालय का क्या अवदान था। ठीक है, तो इसका आंसर मैं लिख चुका हूँ, लिख दिया हूँ, PDF में आप लोग ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा कैसे आंसर लिखा जाएगा।
पहले के सारे वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो हो सकता आए भी, ठीक है। खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा, रीड करके रखिएगा तो ये सब याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ज़्यादा डेट वगैरह नहीं है, कुछ नाम है, ठीक है, आप बनाकर लिख सकते हैं, तो एक बार रीड कर लीजिएगा। उतना चांस नहीं है इसका 4 मार्क्स में आने का, क्योंकि इस चैप्टर में और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैंने आंसर, क्वेश्चन आंसर दोनों लिख दिया है। साथ ही साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय का एक छोटा सा परिचय कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना, यहाँ से पहला ग्रेजुएट होने वाला कौन था, पहली महिला ग्रेजुएट कलकत्ता विश्वविद्यालय से कौन हुई थी, इसके पहले चांसलर कौन थे, ये सब कुछ मैंने ब्यौरा दे दिया है। एक छोटा सा नोट्स बना दिया और उसके साथ क्वेश्चन और आंसर भी दे दिया है। थोड़ा सा उसी में से मैं आपको बता दूं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो कि आप कहाँ पाइएगा आज वर्तमान में क्या, वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी, कॉलेज स्ट्रीट आप लोग जानते हैं कलकत्ता में, कॉलेज स्ट्रीट में ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता विश्वविद्यालय है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी चूँकि हायर एजुकेशन में नहीं गए हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, विश्वविद्यालय के बारे में आप लोगों को आइडिया नहीं है, तो थोड़ा सा वो भी कंसेप्ट क्लियर कर दूँ कि आप लोग 11, 12 तक तो स्कूलों में पढ़ते हैं, 12 के बाद आप कॉलेज जाते हैं, ठीक है। तो कॉलेज जो जाते हैं, आप मान लीजिए कलकत्ता में ही किसी कॉलेज में नाम लिखा है, तो कलकत्ता में आपके करीब 150 कॉलेज हैं, छोटे बड़े विभिन्न तरीके के मिला के, एकेडमिक, प्रोफेशनल सब मिला के। तो ये जो कॉलेज हैं कलकत्ता में, तो इसमें से ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज जो है उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका सिलेबस, उनका एग्ज़ाम, उनका रिजल्ट देना, हाँ, सब कुछ तय जो करता है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी तय करता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय तय करता है। जैसे माध्यमिक का जो बोर्ड होता है, मतलब माध्यमिक में पूरे बंगाल में माध्यमिक स्कूल है, सारे बंगाल के लड़के माध्यमिक देंगे, कोई बंगाली स्कूल में है, कोई इंग्लिश मीडियम में है, कोई हिंदी मीडियम में है, कोई किसी के स्कूल का नाम कुछ है, किसी के स्कूल का कुछ और नाम है। लेकिन देखिएगा पूरे बंगाल में क्लास 10, 9 का जो सिलेबस है वो सेम होता है। एग्ज़ाम भी क्लास 10 का जो माध्यमिक होता है, बोर्ड होता है, वो एक ही साथ सबका होता है, क्वेश्चन पेपर भी सेम आता है, रिजल्ट भी जो दिया जाएगा वो भी सेम होगा। तो वो कौन करता है, वो तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोलकर एक बोर्ड है, वो बोर्ड तय करती है कि क्लास 10 का एग्ज़ाम कब होगा, क्या सिलेबस होगा, मार्कशीट देना, सर्टिफिकेट देना, वो सारा काम बोर्ड का होता है। अर्थात बोर्ड के कंट्रोल में ही ये पूरा माध्यमिक एग्जामिनेशन वगैरह होता है। ठीक उसी तरह जो कॉलेज में आप पढ़ते हैं, कॉलेज लेवल पर, तो कॉलेज जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी के अंडर में रहते हैं, विश्वविद्यालय के अंडर में रहते हैं। अब जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है, कलकत्ता में जितने कॉलेज हैं, कुछ कॉलेज को छोड़कर, जैसे एक प्रेसिडेंसी कॉलेज था वो भी यूनिवर्सिटी हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, तो वो अलग हो गया। जादवपुर यूनिवर्सिटी है, वो अलग से यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता में ही है। तो कुछ को छोड़कर कलकत्ता में जो भी कॉलेज है, जयपुरिया कॉलेज, आनंद मोहन कॉलेज, मनिंद्रा कॉलेज वगैरह सब जो कॉलेज हैं, ये सब कॉलेज जो है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में है। कहने का मतलब इन सारे कॉलेज का सिलेबस, एग्ज़ाम, रिजल्ट, मार्क्स, टीसी वगैरह सब कलकत्ता यूनिवर्सिटी तय करेगा। तो यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय का मतलब यही होता है। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग आपका कॉलेज स्ट्रीट में है, तो आप पूरे बंगाल के लोग अगर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ सकेंगे एक छोटे से बिल्डिंग में। इसलिए यूनिवर्सिटी क्या करता है, अलग अलग कॉलेज बनाता है और उन कॉलेज को वो कंट्रोल करता है, सब कुछ वहीं से तय होगा, बस कॉलेज में पढ़ाई होगी और वो होगा। तो ये है विश्वविद्यालय की धारणा। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है कॉलेज स्ट्रीट में है, ठीक है। ये 1857 में बना, तब से लेकर अभी तक तो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहेंगे। और केवल भारत ही नहीं, एशिया में इंग्लिश के ढांचे से, जो उस समय लंदन विश्वविद्यालय में जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई वगैरह करवाई जाती थी, उसी ढांचे पे कलकत्ता विश्वविद्यालय को बनाया गया था। तो शुरुआत में डेवलप नहीं था, लेकिन आगे जाकर ये डेवलप हुआ। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है एक ऐतिहासिक कॉलेज, आज भी इंडिया में इसका रैंक आता है 2nd, 3rd पर, ठीक है। अगर इच्छा शक्ति होती तो ये 1st रैंक पे भी रहता, ठीक है। खैर वो दूसरी बात हो गई, वाद विवाद की बात हो गई। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कॉलेज स्ट्रीट में आपको मिलेगा। अब इस कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा, जो शुरुआत में था, अभी भी वैसा सिस्टम है, वो बताऊं कि अब यूनिवर्सिटी को भी कंट्रोल कोई करेगा, कोई व्यक्ति होगा जो इसको कंट्रोल करेगा। तो वो कौन होता है, चांसलर, हेड जो होता है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो चांसलर जो होता है वो अभी बंगाल का जो गवर्नर होगा, राज्यपाल, वही कलकत्ता यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है।
ठीक है। और एक होते हैं वाइस चांसलर, मतलब उप आचार्य, आचार्य उपाचार्य। उपाचार्य होते हैं वो कोई एजुकेशनिस्ट होता है, वो सरकार तय करती है। तो आचार्य और उपाचार्य, आचार्य हमेशा बंगाल का गवर्नर ही होगा। अब जो गवर्नर अभी हैं वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ऑटोमेटिकली आचार्य हैं, इसके बाद जो चेंज होंगे वो उसके आचार्य हो गए। तो जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी थी तो ये सिस्टम, ये ट्रेडिशन उसी समय से फॉलो होता आ रहा है। जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी थी 1857 में, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे आपका लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी 1856 में चले गए, उनके टाइम में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो चले गए। कैनिंग के टाइम में आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ। तो लॉर्ड कैनिंग ऑटोमेटिकली नहीं कहूँगा, उन्हीं को चांसलर बनाया गया, चांसलर नियुक्त किए गए। और उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश थे, जज थे सर कोलविल, वो मैंने लिखा है, देख लीजिएगा, वो इसके पहले वाइस चांसलर बने, ठीक है। तो पहला चांसलर, वाइस चांसलर, ठीक है। अब वो ट्रेडिशन जो गवर्नर जनरल इसका चांसलर होगा, वही ट्रेडिशन आज फॉलो किया जा रहा है कि जब राज्य का जो गवर्नर होगा वो इसका चांसलर होगा। अब बाकी जो भी कहानी है, मुझे सब बताने में फालतू में टाइम जाएगा, वीडियो लंबा होगा। बाकी कहानी जो है सब कुछ मैंने लिख दिया है, आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। और आप लोगों का बाकी जो सिलेबस बचा हुआ है, मैं इसी तरीके से रोज़ एक एक करके वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, सेंटअप तक, आप लोगों का टेस्ट एग्ज़ाम तक मैं हिस्ट्री का सारा टॉपिक कवर कर दूंगा। आप केवल रेगुलर मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए। और कहीं पे भी कोई समस्या हो या इसके अलावा, वीडियोज़ के अलावा इस हिस्ट्री में और भी कोई समस्या आपको है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या दूसरे सब्जेक्ट में भी कोई समस्या है, कोई नोट्स वगैरह की ज़रूरत है, आप कांटेक्ट कीजिए। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको वो सप्लाई करूँगा, हेल्प करूँगा, आप हिचकिचाइएगा मत, ठीक है। तो वीडियो को रेगुलर फॉलो करते रहिए, वॉच करते रहिए। रोज़ रोज़ आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। कभी कभी मान लीजिए दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड होता है, स्कॉलरशिप है, सजेशन है, ठीक है। आपके काम का नहीं रहेगा तो आप स्किप कर दीजिएगा, आपके काम का जो रहेगा आप देख लीजिएगा। और उम्मीद यही करूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। और आपके क्लास में, आपके कोचिंग वगैरह में, ट्यूशन वगैरह में जिनको भी ज़रूरत हो हिस्ट्री का, तो आप उनको वीडियो मेरा शेयर कर दीजिए, उनको भी फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। थोड़ा उदार बनकर कीजिए, थोड़ा भला करने की नीयत से कीजिए, तो वो आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। तो यही रिक्वेस्ट करते हुए कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। फिर मिलेंगे हम लोग इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक को लेकर।